सर, पिछली क्लासेस में हमने लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 79 और 122 की गूंज को महसूस किया था। हमने देखा कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश का भाग्य लिखते हैं और हमने आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति की उस आपातकालीन शक्ति को समझा रहे हैं। लेकिन सर, मेरे दिमाग में एक सवाल लूप में चल रहा है। मान लीजिए संसद अपनी शक्तियों के नशे में चूर होकर कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों का गला घोट दे, या राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश राज ले आए और लोकतंत्र को बाईपास कर दे। इस पावर गेम में अंपायर कौन है जो सत्ता के इन दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर कह सके, रुको, ये असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दृष्टि, तुमने अभी संविधान की उस नब्ज पर हाथ रखा है जिस पर हमारे लोकतंत्र की सांसें टिकी हैं। इसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। जब पॉलिटिक्स अपनी हदें पार करती है, जब विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव निरंतर, तब एंट्री होती है संविधान के रक्षक की। आज हम जिस संस्था की बात करने जा रहे हैं वो खामोश जरूर रहती है, लेकिन जब उसकी कलम चलती है तो दिल्ली के रायसीना हिल्स में भूकंप आ जाता है। आज हम प्रवेश करेंगे तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित उस गुंबद के नीचे जिसे हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। संविधान का पार्ट 4, चैप्टर 4, आर्टिकल्स 124 टू 147। ये सिर्फ वकीलों की बहस का मैदान नहीं है दृष्टि। ये वो अखाड़ा है जहां सरकारों के फैसले पलट दिए जाते हैं, जहां एक आम आदमी की याचिका यानी पिटिशन देश की संसद पर भारी पड़ती है। 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला याद है? कैसे एक झटके में गोपनीयता की दीवार गिरा दी गई थी? वो ताकत यहीं से आती है। सर, ये तो बहुत रोमांचक होने वाला है। मुझे जानना है कि आखिर इस सुप्रीम पावर का गठन कैसे होता है। मैंने कोलिजियम शब्द बहुत सुना है, जजों की नियुक्ति का वो रहस्यमयी तरीका। और 2026 में जब हम आज यहाँ बैठे हैं तो हालात क्या हैं? सब कुछ जानेंगे दृष्टि, एक एक करके। इस कहानी में ड्रामा है, इमोशन है और कानूनी दावपेच यानी लीगल मनूवर्स हैं। लेकिन सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप पर अपने साथियों को बता दो कि अदालत शुरू हो चुकी है। लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आज हम न केवल यूपीएससी बल्कि आरपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के उन सवालों को डिकोड करेंगे जो अक्सर एस्पिरेंट्स को फंसाते हैं। अब चलते हैं। उत्पत्ति और गठन, अनुच्छेद 124, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी की शुरुआत होती है अनुच्छेद 124 से। ये हमारे संविधान का वो आधारशिला है जो कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन दृष्टि, जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। 28 जनवरी 1950, भारत गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो क्या तुम्हें लगता है कि वहां आज की तरह जजों की फौज थी? सर, 2026 में तो हमें पता है कि जजों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन 1950 में शायद कम रही होगी, 10 या 12। और कम दृष्टि, उस समय मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश। कल्पना करो, 30 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए सिर्फ 8 जज। लेकिन जैसे जैसे देश बढ़े और संविधान की जटिलताएं बढ़ीं, ये संख्या भी बढ़नी पड़ी। और यहां आता है एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप। सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? क, राष्ट्रपति, ख, मुख्य न्यायाधीश, ग, संसद या घ, कोलिजियम? सर, कॉमन सेंस तो कहता है कि कोलिजियम या राष्ट्रपति होनी चाहिए, क्योंकि नियुक्तियां तो वही करते हैं। यहीं तो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। अनुच्छेद 124 वन साफ शब्दों में ये शक्ति संसद को देता है, न कि राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट को। संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित करके इस संख्या को बढ़ाया है। 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25 और 2019 के संशोधन के बाद वर्तमान में यानी 2026 तक ये संख्या 34 है। 1 सीजीआई प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। इसे याद रखने की एक छोटी सी कहानी सोचो। संसद एक क्लासरूम है जहां बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल नहीं बल्कि मैनेजमेंट कानून बनाती है। तो संख्या बराबर संसद यानी पार्लियामेंट। ओके सर, संसद ने सीटें तो बढ़ा दी, लेकिन इन कुर्सियों पर बैठता कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें चुनता कौन है? क्या हमारे देश में जज ही जजों को चुनते हैं? ये लोकतंत्र में कैसे संभव है? दृष्टि, अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे मैं संवैधानिक युद्ध क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटलफील्ड कहता हूं।
पिछले 50 दशकों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सबसे खूनी लड़ाई यानी मेटाफोरिकली इसी मुद्दे पर लड़ी गई है, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 124(2) की भाषा बहुत सीधी लगती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करने के बाद जिन्हें वे आवश्यक समझें जजों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन असली शैतान इसी एक शब्द में छिपा था, परामर्श यानी कंसल्टेशन। परामर्श मतलब सलाह, तो इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि क्या राष्ट्रपति यानी सरकार सीजीआई की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं या वे सलाह सुनकर उसे अनसुना कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने पलटो। 1973 का साल, इंदिरा गांधी की सरकार, केशवानंद भारती केस का ऐतिहासिक फैसला आता है जिससे सरकार नाखुश थी। सरकार ने तुरंत एक कदम उठाया। 3 सबसे वरिष्ठतम जजों यानी शेलट, हेगड़े, ग्रोवर को नजरअंदाज करके चौथे नंबर के जज A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। यानी सरकार अपनी पसंद का व्यक्ति वहां बैठाना चाहती थी ताकि फैसले उनके पक्ष में आए। बिल्कुल, इसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाने की कोशिश कहा गया। इसी डर और अविश्वास के माहौल से जन्म हुआ उस सिस्टम का जो संविधान में कहीं नहीं लिखा था, कोलिजियम सिस्टम। ये जजों द्वारा खुद को बचाने के लिए रचा गया एक चक्रव्यूह था। इसे समझने के लिए हमें 3 प्रमुख मुकदमों की ट्रिलोजी देखनी होगी, जिसे 3 जजेस केसेस कहा जाता है। अब लिखो, कोलिजियम का उदय एक सिनेमाई गाथा। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, द फर्स्ट जजेस केस। ये वो दौर था जब न्यायपालिका डरी हुई थी। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि परामर्श यानी कंसल्टेशन का मतलब सहमति यानी कंकरेंस नहीं है। इसका मतलब था CJI सलाह देंगे, लेकिन राष्ट्रपति यानी सरकार उसे मानने से इनकार कर सकते हैं। सत्ता का पलड़ा पूरी तरह कार्यपालिका की तरफ झुक गया। इसे एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी का दौर कहा गया। ये तो जजों की हार थी, फिर उन्होंने वापसी कैसे की? 12 साल लगे इस घाव को भरने में। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993, द सेकंड जजेस केस। 1993 में 9 जजों की बेंच ने इतिहास पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, संविधान का मूल ढांचा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और नियुक्ति में सरकार का दखल इसे खतरे में डालता है। कोर्ट ने अपने ही 1981 के फैसले को पलट दिया और कहा, परामर्श का मतलब सहमति यानी कंकरेंस है। CJI की सलाह बाध्यकारी यानी बाइंडिंग है। लेकिन CJI अकेले फैसला नहीं लेंगे, उन्हें अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों यानी 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स से सलाह लेनी होगी। यहीं से कोलिजियम का जन्म हुआ। तो अब CJI सुपर पावर बन गए? हाँ, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। 1998 में राष्ट्रपति KR नारायणन ने अनुच्छेद 143 यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा, भाई, ये परामर्श प्रक्रिया आखिर काम कैसे करेगी अगर CJI बाकी जजों से बात न करें तो? अब नेक्स्ट, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998, द थर्ड जजेस केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम को और मजबूत और विस्तृत किया। उन्होंने कहा कि CJI को अब 4 वरिष्ठतम जजों यानी 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम से सलाह लेनी होगी। नियम सख्त बना दिए गए। अगर 2 जज भी किसी नाम का विरोध करते हैं तो CJI वो नाम सरकार को नहीं भेज सकते। ये सलाह लिखित यानी इन राइटिंग होनी चाहिए। यही वो सिस्टम है जो 2026 में आज भी लागू है। मान सर की ट्रिक, कोलिजियम एवोल्यूशन, याद रखने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। 1981 ये था फर्स्ट केस, एग्जीक्यूटिव विंस यानी सरकार की चलती थी। 1993 ये था सेकंड केस, CJI+2 यानी छोटा कोलिजियम। 1998 ये था थर्ड केस, CJI+4 यानी बड़ा कोलिजियम, वर्तमान सिस्टम। सर, लेकिन मुझे याद है 2014-15 में सरकार ने NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाकर इसे बदलने की बहुत कोशिश की थी। उसका क्या हुआ? वो था एपिसोड 4, द फोर्थ जजेस केस 2015। सरकार 99वां संविधान संशोधन यानी 99th अमेंडमेंट लाई। उन्होंने कहा कि जजों को चुनने में कानून मंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी हाथ होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा ने इसे सर्वसम्मति से पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है और NJAC में कार्यपालिका का दखल इसे नष्ट कर देगा। NJAC रद्द हो गया और कोलिजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया।
ये भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। दृष्टि, हमारे मुख्य न्यायाधीश के सामने आज भी ये चुनौती है कि कोलिजियम प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। सरकार और कोर्ट के बीच एमओपी को लेकर रस्साकशियां आज भी जारी है। आज तक भारत में इस रास्ता सी का उपयोग करके किसी को भी सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनाया गया है। ये प्रावधान संविधान की किताब में सोया हुआ है। सर, जज बनना तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई जज बन जाए और फिर भ्रष्टाचार करे या संविधान का पालन ना करे तो क्या उसे हटाया जा सकता है? जजों को हटाना बच्चों का खेल नहीं है दृष्टि, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा कठिन है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसे इतना मुश्किल बनाया ताकि जजों को डराया ना जा सके। अनुच्छेद 124(4) इस प्रक्रिया का वर्णन करता है। आधार यानी ग्राउंड्स केवल 2, साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। ध्यान देना, केवल कदाचार नहीं, साबित कदाचार। शुरुआत, प्रस्ताव लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को देंगे। पहला बैरियर, स्पीकर या चेयरमैन के पास विवेकाधिकार यानी डिस्क्रिशन है। वे चाहें तो प्रस्ताव को वहीं कूड़ेदान में डाल सकते हैं यानी रिफ्यूज टू एडमिट। जांच समिति, अगर स्वीकार हुआ तो 3 सदस्यों की एक समिति बनेगी, यानी एक एससी जज, एक एचसी चीफ जस्टिस, एक प्रख्यात ज्यूरिस्ट जो आरोपों की जांच करेगी। संसद में वोटिंग, अगर समिति दोषी पाती है तब संसद में वोटिंग होगी और यहां चाहिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अंतिम मुहर, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेंगे। रियल लाइफ ड्रामा, क्या तुम्हें जस्टिस वी रामास्वामी की कहानी पता है? 1991 से 1993 वे आजाद भारत के पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए सरकारी पैसे के गबन जैसे महंगे कालीन और फर्नीचर खरीदने के आरोप थे। जांच समिति जिसमें जस्टिस पीबी सावंत थे ने उन्हें दोषी पाया। मामला लोकसभा में वोटिंग के लिए आया। माहौल तनावपूर्ण था। सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गजों ने उनके खिलाफ भाषण दिए, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, यानी उन्होंने वोट ही नहीं डाला। कोरम पूरा नहीं हुआ और प्रस्ताव गिर गया। जस्टिस रामास्वामी बच गए, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निष्कर्ष, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को सफलतापूर्वक महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ये लगभग असंभव सी लगती है। अब आते हैं विशेषाधिकार और प्रक्रिया यानी प्रिविलेजेस एंड प्रोसीजर्स, आर्टिकल 125 से 130। दृष्टि, अब हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स को स्कैन करेंगे जो स्टेट पीएससीज यानी आरपीएससी, यूपीपीएससी के मैथ्स द फॉलोइंग सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं तुम्हें इनके लिए अपनी खास ट्रिक्स भी दूंगा। जी सर, मैं तैयार हूँ। देखो, इसमें 4 पॉइंट है। एक जगह अनुच्छेद आर्टिकल, दूसरा विषय सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर मान सर की ट्रिक निमोनिक और चौथा इनका विवरण डिटेल्स। आर्टिकल 125, इसका सब्जेक्ट है जजों का वेतन सैलरीज। ट्रिक देखो 12(5), 5 लुक्स लाइक एस फॉर सैलरी। आर्टिकल 125 में वेतन संसद तय करती है। ये संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होता है, यानी इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। जज को आर्थिक रूप से डराया नहीं जा सकता। आर्टिकल 126, इसका सब्जेक्ट है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग सीजेआई। ट्रिक देखो एक्टिंग 126 में 6 है। क्रिकेट में एक्टिंग कैप्टन छक्का मारता है। आर्टिकल 126 में जब सीजीआई का पद खाली हो या वे अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 127, इसका सब्जेक्ट है तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक जजेस। ट्रिक देखो एड हॉक, ऐड करना। आर्टिकल 127 में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो तो सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से किसी हाई कोर्ट के जज को अस्थायी रूप से बुला सकते हैं। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 128, इसका सब्जेक्ट है सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जजेस। ट्रिक देखो रिटायर 128 में 8 लुक्स लाइक बी फॉर बैक। आर्टिकल 128 में काम का बोझ ज्यादा होने पर रिटायर्ड जजों को बुलाया जा सकता है। उन्हें वेतन नहीं भत्ते मिलते हैं। आर्टिकल 129, इसका सब्जेक्ट है अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ट्रिक देखो रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 के 2 मायने हैं। 1, फैसले नजीर माने जाएंगे। 2,
अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। आर्टिकल 130, इसका सब्जेक्ट है स्थान, सीट, 30 फॉर सीट। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन सीजीआई राष्ट्रपति की मंजूरी से कहीं और भी बेंच बना सकते हैं। हैदराबाद या चेन्नई में बेंच की मांग अक्सर उठती है। अब एक केस स्टडी देखो, अवमानना का ₹1 स्टोरी। अनुच्छेद 129 की ताकत देखनी है तो प्रशांत भूषण केस 2020 याद करो। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई एसए बोबड़े की हार्ले डेविडसन बाइक वाली फोटो पर और न्यायपालिका की आलोचना करते हुए 2 ट्वीट किए। कोर्ट ने इसे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट माना और उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया। सजा क्या मिली? ₹1 जुर्माना। प्रशांत भूषण ने वो 1 का सिक्का कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराया। ये एक प्रतीकात्मक फैसला था। कोर्ट ने बताया कि उसकी गरिमा सर्वोच्च है, लेकिन वो आलोचना को कुचलकर शहीद नहीं बनाना चाहता। वाह मानसर, मजा आ गया। मजा और भी आएगा अब। शक्तियों का अखाड़ा, क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एससी। दृष्टि, अब हम सुप्रीम कोर्ट के इंजन रूम में हैं। क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कोर्ट की कार्यक्षेत्र सीमा। यहां से कथन, कारण, असर्शन, रीजनिंग वाले सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। नंबर 1, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 131। ओरिजिनल का मतलब है वो मामले जो सीधे, डायरेक्टली और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं। ये भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर का रक्षक है। ये केवल तब लागू होता है जब विवाद सरकारों के बीच हो, केंद्र वर्सेस एक या अधिक राज्य, केंद्र प्लस कोई राज्य वर्सेस अन्य राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, स्टेट वर्सेस स्टेट। ट्रिक, अगर नागरिक शामिल है तो आर्टिकल 131 नहीं लगेगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी शामिल है तो आर्टिकल 131 नहीं लगेगा, सिर्फ सरकारें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2020 से 25, केरल वर्सेस भारत संघ। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ केरल सरकार ने आर्टिकल 131 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल किया था। उन्होंने कहा कि संसद का ये कानून संविधान के खिलाफ है और राज्य के अधिकारों का हनन करता है। छत्तीसगढ़ सरकार NIA एक्ट के खिलाफ इसी आर्टिकल का उपयोग किया। सर, क्या कावेरी जल विवाद या कोई नदी जल विवाद इसमें आएगा? सावधान, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद यानी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनते हैं। RPSC और UPSC ने इसे कई बार पूछा है। देखो आगे। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 132 से 134। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे आम काम है, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। आर्टिकल 132 संवैधानिक मामले, आर्टिकल 133 दीवानी मामले, आर्टिकल 134 आपराधिक मामले। लेटेस्ट अपडेट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 लागू होने के बाद आपराधिक अपीलों की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अपीलीय अधिकार बरकरार है। नंबर 3, विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन SLP, अनुच्छेद 136। मैं इसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र कहता हूं। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल को छोड़कर, किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति दे सकता है। महत्वपूर्ण, ये आपका अधिकार, राइट नहीं है। ये कोर्ट का विवेकाधिकार, डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो सुने, चाहे तो खारिज कर दे। अगर हाई कोर्ट अपील का सर्टिफिकेट ना दे तो वकील SLP फाइल करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा केस इसी रास्ते से आते हैं। अब चलते हैं सलाहकार और पूर्ण न्याय की शक्ति। नंबर 4, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अनुच्छेद 143। कभी कभी राष्ट्रपति भी धर्म संकट में फंस जाते हैं। उन्हें कानूनी सलाह चाहिए होती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तकिया, सार्वजनिक महत्व का प्रश्न, पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोर्ट सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। उदाहरण, अयोध्या बाबरी मस्जिद केस 1993। राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस्माइल फारूकी केस में संविधान पूर्व संधियों का विवाद, कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी। नोट, राष्ट्रपति कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं और ना ही कोर्ट की सलाह एक न्यायिक फैसला, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मानी जाती है। नंबर 5, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, अनुच्छेद 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को इंसान से ऊपर, लगभग भगवान जैसा दर्जा देता है। जब कानून की किताबें खामोश हो जाएं, जब प्रक्रियाएं न्याय के रास्ते में रोड़ा बने, तब कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करता है पूर्ण न्याय करने के लिए। इमोशनल केस स्टडी, AG पेरारीवलन, द पेरारीवलन केस 2022।
पेरारीवलन राजीव गांधी हत्याकांड का एक दोषी 19 साल की उम्र में जेल गया था। 30 साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहा। उसने दया याचिका लगाई, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर ने उस पर फैसला लेने में सालों लगा दिए। वो एक पेंडुलम की तरह केंद्र और राज्य के बीच झूलता रहा। अंत में मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत हो गया। कोर्ट ने गवर्नर के फैसले का इंतजार किए बिना अनुच्छेद 142 की असाधारण शक्ति का उपयोग किया और पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका की निष्क्रियता किसी की आजादी नहीं छीन सकती। ये इस आर्टिकल की सबसे मानवीय और शक्तिशाली मिसाल थी। सर, इंसान तो गलतियों का पुतला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही गलती हो जाए तो क्या कोई रास्ता बचता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का अहंकार न्याय से बड़ा नहीं है। पुनर्विलोकन, रिव्यू पिटिशन, आर्टिकल 137, कोर्ट अपने खुद के फैसले को दोबारा जांच सकता है। नियम ये है कि फैसला सुनाने के 30 दिनों के भीतर इसे फाइल करना होता है। क्यूरेटिव पिटिशन, ये सबसे आखिरी उम्मीद है। ये संविधान में नहीं लिखी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा केस 2002 में ईजाद किया। जब रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो जाए और लगे कि प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ है, जैसे जज पक्षपाती था, तो क्यूरेटिव पिटिशन सुनी जाती है। दृष्टि, अब असली परीक्षा। तुमने कितना समझा ये अब पता चलेगा। मैं तुम्हें अलग अलग राज्यों के प्रीवियस ईयर PYQs दूंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 और 2019। प्रश्न 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ए, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी, मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, डी, रिट क्षेत्राधिकार। एग्जाम्पल, निर्भया केस 2012, दिल्ली गैंगरेप के दोषियों ने फांसी से बचने के लिए अंत तक क्यूरेटिव पिटिशन का इस्तेमाल किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सर, आपने बताया था फेडरल डिस्प्यूट्स मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131, तो इसका जवाब सी, मूल क्षेत्राधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही। और याद रखना, इसमें जल विवाद शामिल नहीं है। यूपीपीएससी PCS कथन कारण यानी असर्शन रीजनिंग। प्रश्न 2, कथन ए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। कारण आर, संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सर, कथन ए सही है क्योंकि हम कोलिजियम और सुरक्षा देखते हैं। कारण आर भी सही है क्योंकि DPSP का 850 यही कहता है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है क्योंकि यही संवैधानिक आधार है। शानदार। यूपीपीएससी में अक्सर आर्टिकल 50 और नियुक्ति को जोड़कर सवाल आते हैं। अब देखो, RPSC RAS विशेषाधिकार। प्रश्न 3, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, मुख्य न्यायाधीश, सी, संसद, डी, कोलेजियम। ये भी संसद के पास होनी चाहिए, जैसे जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप जानते हैं कि मान एजुकेशन हमेशा क्वालिटी की बात करता है। इसी सिनेमैटिक अंदाज में मैंने भारत के संपूर्ण भूगोल को एक नई पहचान दी है। जो भूगोल आपको किताबों में बोरिंग लगता है, उसे मैंने टेस्ट क्यू एप्लीकेशन पर एक सिनेमैटिक कोर्स में बदल दिया है। नदियां कहां से मुड़ती हैं, पठार कैसे दिखते हैं, सब कुछ एनिमेशन और विजुअल्स के साथ। ये कोर्स अभी बेहद कम कीमत, नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध है। मेरा मकसद है कि देश का हर बच्चा भूगोल को रटे नहीं बल्कि जिए। तो अपनी तैयारी को कमजोर मत रहने दीजिए। अभी टेस्ट क्यू ऐप पर जाइए और इस सिनेमैटिक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। चलिए अब वापस आते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक पर। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 138 संसद को है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। RAS में ये सवाल अक्सर आता है। अब नेक्स्ट BPSC और MPPSC फैक्चुअल। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? ए, 26 जनवरी 1950, बी, 28 जनवरी 1950, सी, 15 अगस्त 1947, डी, 26 नवंबर 1949। सर, आपने लेक्चर की शुरुआत में बताया था गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद, यानी बी, 28 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। MPPSC में तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दृष्टि, आज जब हम यहाँ खड़े हैं, हमारी न्यायपालिका के सामने नई चुनौतियां हैं। पेंडेंसी का पहाड़, 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है।
सीजेआई सूर्यकांत ने इसे कम करने के लिए हाइब्रिड सुनवाई यानी हाइब्रिड हियरिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग बढ़ाया है। सुवास सॉफ्टवेयर क्षेत्रीय भाषाओं में फैसलों का अनुवाद कर रहा है। मास्टर ऑफ रोस्टर, ये विवाद कि सीजेआई किस बेंच को कौन सा केस देते हैं अभी भी चर्चा का विषय है। पारदर्शिता, कोलेजियम की बैठकें अभी भी गोपनीय हैं, जिस पर सुधार की मांग जारी है। सर, आज मुझे एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केवल नई दिल्ली की एक इमारत नहीं बल्कि एक भरोसा है। जब एक आम आदमी हर जगह से हार जाता है तो उसके आखिरी शब्द होते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और उस आत्मा का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। याद रखिएगा दोस्तों, एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ झुकी तो पूरा देश झुक जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर इस सेशन की पीडीएफ और मेरे हस्तलिखित नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स जरूर चेक कर लेना। वहां मैंने सभी केस लॉज की एक टाइमलाइन शेयर की है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम दिल्ली से निकलकर राज्यों की राजधानियों की ओर चलेंगे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तब तक पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए और लड़ते रहिए अपने हक के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद।